हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 140 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया 2014 पुस्तक के लेखक हैं। कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनीष ठाकुर, रानी मेहता, एस जोधका, अंजलि देवे। तो हमारा आंसर है एस जोधका। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाली सर्वप्रथम समाजशास्त्री कौन थे? सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर को स्पष्ट करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री कौन थे? अल्फ्रेड वेबर, मैकाइवर एंड पेज, ऑगबर्न या लेस्ली? तो हमारा आंसर होगा मैकाइवर एंड पेज। यहाँ जो है अल्फ्रेड वेबर, पुस्तकों में अल्फ्रेड वेबर को दिया गया है कि सर्वप्रथम इन्होंने ही सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट किया, और बाद में विस्तार पूर्वक से मैकाइवर एंड पेज ने दिया है। लेकिन अब जब ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में तो मैकाइवर पेज को माना गया है, तो हम लोग मैकाइवर पेज को ही मानेंगे। बाकी बुकों में अगर पढ़ेंगे तो सीधे सीधे लिखा है कि अल्फ्रेड वेबर हैं, और विस्तार से देने का काम इन्होंने किया है, मैकाइवर पेज ने किया है। तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मैकाइवर पेज ने 4 तरीके बताए हैं सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर के। तुलनात्मक ढंग से उसके अंतर को बताने का इन्होंने सबसे पहले अंतर बताने का प्रयास इन्होंने ही किया था, मैकाइवर एंड पेज ने किया था तुलनात्मक अंतर बताने। तो जो 4 अंतर बताए हैं तो ये मैकाइवर पेज का ही है। तो एक जो संस्कृति है, सभ्यता एवं संस्कृति को ये टायलर जो थे, जैसा कि टायलर ने संस्कृति पे मानव शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, तो कल्चर पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था टायलर ने। तो इन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति को एक ही अर्थ में प्रयोग किया था, इन्होंने अलग अलग नहीं माना था सभ्यता एवं संस्कृति को। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सभ्यता एवं संस्कृति को एक ही अर्थ में किसने प्रयोग किया, तो एडवर्ड वार्नर टायलर ने किया था। और समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति में अंतर करने वाले सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेबर को लिखा गया है बुकों में, लेकिन बाद में स्वतंत्र ढंग से मैकाइवर एवं पेज ने दोनों के बीच अंतर को विस्तार पूर्वक से समझाया है। तो ये क्वेश्चन हमको ध्यान दे देना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भले ही अल्फ्रेड वेबर को लिखा गया है बुकों में, लेकिन हम मैकाइवर एंड पेज को ही मानेंगे, क्योंकि जो आयोग मानता है आंसर वही, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को भी चलना पड़ेगा। तो तुलनात्मक ढंग से इन्होंने 4 अंतर बताए। तो कौन कौन से अंतर इन्होंने बताया? इन्होंने बताया कि सभ्यता का ठोस माप संभव है, संस्कृति का नहीं। मैकाइवर पेज कहते हैं कि जो सभ्यता होती है उसका माप हम कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति का कोई माप हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा अंतर बताते हैं कि सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है पर संस्कृति में नहीं। कहते हैं कि सभ्यता जो होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन संस्कृति में प्रगति नहीं, उतना जल्दी तीव्र गति से प्रगति नहीं होती है। और तीसरा अंतर बताते हैं कि सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो जाती है, लेकिन संस्कृति नहीं होती है। सभ्यता जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, लेकिन संस्कृति उतना जल्दी नहीं हो पाती है। और चौथा अंतर बताते हैं कि सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है पर संस्कृति नहीं। तो यही इस पे भी, इस 4 इनके तुलनात्मक जो 4 अंतर बताए हैं इन्होंने, इस पर भी क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में, इसी एग्ज़ाम में बना हुआ था। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि उसमें उन तीन अंतरों को दे दिया जाता है और चौथा में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाता है कि संस्कृति बिना प्रयास के ग्रहण की जाती है और सभ्यता नहीं। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे। तो हमको इन चारों इनके तुलनात्मक जो 4 स्तर इन्होंने बताए, 4 अंतर बताए, उसको हमें ध्यान से जान लेना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बना है। तो ऑगबर्न जो हैं
इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि अकबर ने भी संस्कृति पे वर्क किया है। तो ये सांस्कृतिक विलंबना क्वेश्चन बनता है कि कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसका है, सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चता का कॉन्सेप्ट। तो उसकी अवधारणा सर्वप्रथम इन्होंने अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी, तो उसमें इन्होंने दिया था अपना कॉन्सेप्ट ये सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का। और ये जो है संस्कृति के तीन उपखंडों में विभाजित किया। इन्होंने संस्कृति को तीन उपखंडों में विभाजित किया, 2 उपखंडों में विभाजित किया है। एक भौतिक संस्कृति बताए जिसे ये मैटेरियल कल्चर कहते हैं, और दूसरा ये बताते हैं अभौतिक यानी कि नॉन मैटेरियल कल्चर। तो भौतिक संस्कृति जो होती है वो मूर्त होती है, और जैसे कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं कि जैसे वायुयान हुआ, घड़ी, वस्त्र, ये सब जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं इसे भौतिक संस्कृति कहा जाता है। और अभौतिक संस्कृति वह होता है कि जिसे हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रथा, लोक रीति, दार्शनिक विचारधारा या धर्म या सामाजिक मूल्य, कला, साहित्य या हमारे आदर्श नॉर्म्स जो भी होते हैं वो सब अभौतिक कल्चर के अंतर्गत इन्होंने बताया। तो ये कल्चर के 2 उपखंड बताते हैं। 2 उपखंडों में इन्होंने भौतिक बताया और अभौतिक संस्कृति बताया। तो ये तो संस्कृति के 2 खंड बताते हैं, भौतिक अभौतिक। लेकिन एक लेस्ली महोदय हैं, वो भौतिक और अभौतिक से संबंधित एक अपना डिफिनेशन देते हैं। तो अगर ये डिफिनेशन आ जाता है क्वेश्चन बन के, तो वहाँ पे हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक अभौतिक की बात आगमन करते हैं हम, लेकिन ये परिभाषा हम ध्यान से इसको देख लेते हैं कि ये लेस्ली की है। तो लेस्ली महोदय जो थे वो भौतिक और अभौतिक संस्कृति को स्पष्ट करते हुए क्या परिभाषा देते हैं कि आदर्शों, मानदंडों, मनोवृत्तियों, विश्वासों एवं समाज के रिवाजों की व्यवस्था को अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। और भौतिक संस्कृति से तात्पर्य संस्कृति की उपज या मानव कृति से है। तो ये परिभाषा ये भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति को स्पष्ट करते हुए लेस्ली महोदय बताते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए कि आदर्शों, मानदंडों, मनोवृत्तियों, विश्वासों एवं समाज के रिवाजों की व्यवस्था को अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। और भौतिक संस्कृति के से तात्पर्य संस्कृति की उपज या मानव कृति से है। तो ये परिभाषा लेस्ली की है। और कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट अकबर ने दिया है, अकबर ने कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन कल्चरल लैग के बारे में भी लेस्ली महोदय अपनी परिभाषा देते हैं। तो अगर परिभाषा ये आ जाती है तो वहाँ पर हमें अकबर को नहीं लगाना है, क्योंकि ये परिभाषा लेस्ली की है। अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है, तो वहाँ अकबर को मानेंगे। लेकिन अगर ये परिभाषा आ जाती है, अभी हम इसको बता रहे हैं, तो वो लेस्ली ने दी है। तो लेस्ली ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए क्या परिभाषा देते हैं कि एक नए भौतिक आविष्कार एवं अभौतिक संस्कृति के साथ समुचित समायोजन के बीच सामयिक दूरी को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। क्या कहते हैं कि एक नए भौतिक आविष्कार एवं अभौतिक संस्कृति के साथ समुचित समायोजन के बीच सामयिक दूरी को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। तो ये परिभाषा अगर आ जाती है, तो परिभाषा के रूप में अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ पर लेस्ली महोदय होंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 143। द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंद्रे बेत्ते, पी.के. वर्मा, बी.बी. मिश्रा, आई.पी. मोदी। तो ये पुस्तक पी.के. वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। महिला की भूमिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? महिला की भूमिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष, लिंग भिन्नताएं, लिंगानुपात भिन्नता या महिला स्वयं। हमारा आंसर है
लिंग भिन्नताएं यानी सेक्स डिफरेंस जो है ये महिला की भूमिका का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो अध्यापन, भोजन पकाना, घर की सफाई, स्वेटर बुनाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन। टीचिंग जो है ये लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से नहीं है। बाकी भोजन पकाना, घर की सफाई, स्वेटर बुनाई ये सब संबंधित है, लेकिन अध्यापन नहीं संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? 1996, 2001, 2008 या 2013? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2001 में। 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया था। और एक क्वेश्चन और बना था, ये जो 2013 है, तो एक जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 2013 से क्वेश्चन बना था कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्वेश्चन था कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वो आया था 2013 में। तो इस पे भी क्वेश्चन बना है। तो हम इसमें इस प्रैक्टिस सेट में महिला के से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो और भी हम कुछ तारीखों को देख लेते हैं क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक महिला समृद्धि योजना है, महिला समृद्धि योजना। तो ये कब मनाया जाता है? महिला समृद्धि योजना कब बना था? तो 2 अक्टूबर 1993 को, 2 अक्टूबर 1993 को बना था महिला समृद्धि योजना, 2 अक्टूबर 1993 को। और एक क्वेश्चन बनता है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और महिलाओं के लिए दिल्ली में लेडी इरविंग कॉलेज स्थापित किया गया। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए लेडी इरविंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई है, किस शहर में हुई है या किस राज्य में हुई है, तो दिल्ली में हुई है। और कब हुई है? तो 1932 में हुई है। महिलाओं के लिए दिल्ली में लेडी इरविंग कॉलेज स्थापित किया गया 1932 में। और महिलाओं से संबंधित एक क्वेश्चन है कि भारतीय महिला समिति का गठन कब किया गया? भारतीय महिला समिति का गठन कब किया गया? तो वो 1917 में किया गया, जो कि चेन्नई में। और 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की गई। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना 1927 में और भारतीय महिला समिति का गठन 1917 में किया गया। और ये क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम कब बना? ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम कब बना? तो 1986 में बना। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, इस पे भी क्वेश्चन बना है, कई बार बना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 31 जनवरी 1992 को किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। इस पे भी क्वेश्चन कई बार बने हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 31 जनवरी 1992 को।
और 9 जनवरी को मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वैसे 9 जनवरी को मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब तारीख हमको याद कर लेना है कि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम किसके द्वारा दिया गया? भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा या जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम साइमन कमीशन द्वारा दिया गया। कब दिया गया था? तो ये 1927 में दिया गया था। साइमन कमीशन द्वारा 1927 में दिया गया था। और साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1927 में किया गया और 1935 के अधिनियम में इन्हें सूचीबद्ध किया गया था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, तो उस अधिनियम के अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया था। किसको? तो शेड्यूल कास्ट को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनकी अनुसूचित जाति को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो अगर उसमें संविधान है या और सब है, तो इनको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में इनको स्पष्ट रूप से इनकी कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। तो यहाँ इसको हमें ध्यान दे देना है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट परिभाषा SC की या शेड्यूल कास्ट की या अनुसूचित जाति की स्पष्ट परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। और साइमन कमीशन द्वारा 429 जातियों को दलित जाति के रूप में नामित किया गया था, घोषित किया गया था। क्वेश्चन इस पे भी बना है कि साइमन कमीशन द्वारा कितनी जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया था? तो 429 जातियों को शेड्यूल कास्ट के रूप में घोषित किया गया था। अच्छा, ये दलित शब्द का प्रयोग, ये क्वेश्चन बना है कि दलित जाति या वर्ग नाम किसने दिया था SC को, शेड्यूल कास्ट को दलित जाति के रूप में या डिप्रेस्ड कास्ट के रूप में या किसके द्वारा दिया गया था? दलित जाति का नाम किसके द्वारा दिया गया था अनुसूचित जाति को? तो वो इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पूछ ले क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति को दलित जाति किसके द्वारा कहा गया? तो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। और इनको SC को यानी कि शेड्यूल कास्ट को बाहरी जातियाँ या बहिष्कृत जातियाँ किसके द्वारा कहा गया? बहिष्कृत जाति या बाहरी जाति किसके द्वारा? तो वो हट्टन के द्वारा, JH हट्टन महोदय थे एक, तो इनके द्वारा बाहरी जाति या बहिष्कृत जाति कहा गया SC को, शेड्यूल कास्ट को। हमारा अगला क्वेश्चन है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा का निरूपण किसने किया था? कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा का निरूपण किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, डांडेकर एवं रथ ने किया था, लेविस ने किया था या मेयर ने किया था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेविस ने किया था। ये लेविस कौन है? अमेरिकी मानवशास्त्री जो हैं, ये अमेरिकी मानवशास्त्री हैं और इनका पूरा नाम ऑस्कर लुईस है। तो इन्होंने लंबे समय तक अमेरिका एवं पोर्टो रिको के शहर में जो है, ये बहुत काफ़ी लंबे समय तक, एक मैक्सिको शहर है और वहाँ पे, और एक पोर्टो रिको, तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिको में और यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे ऑस्कर लुईस ने काफ़ी लंबे समय तक जो शहरी समाज था उसका अध्ययन किया था। तो इसके अध्ययन के बाद इन्होंने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था, गरीबी की संस्कृति का। तो ये बताते हैं कि 1950 के दशक में इन्होंने इस अवधारणा को दिया था, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा को दिया था। और बताते हैं
कि गरीबी की संस्कृति किसी गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है। जो ये गरीबी की संस्कृति है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, ये किसी गरीब या परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि यह पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकसित समाज की विशेषता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है और विकसित समाज की विशेषता है यह गरीबी की संस्कृति। तो यह संस्कृति उस समाज में पाई जाती है कि जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप बेकारी है, जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था है और उसके चलते ही वहाँ पर बेकारी बेरोजगारी पनपी हुई है, तो वहाँ पर ये गरीबी की संस्कृति पाई जाती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत समाज में शोषण, बेकारी, गरीबी और निराशा पाई जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो है वहाँ के समाज में गरीबी, बेकारी और निराशा पाई जाती है, और यह शहर की गंदी बस्तियों की विशेषता है। ये जो गरीबी की संस्कृति है, ये शहर की जो गंदी बस्तियां जिसे स्लम्स कहते हैं, तो उन गंदी बस्तियों की ये विशेषता ये पाई जाती है। और इनका कहना है, ऑस्कर लुईस का कहना है कि जो गरीब हैं वो यही मानते हैं कि यह गरीबी ईश्वर द्वारा दी गई है। वह सोचते हैं कि ये गरीबी जो है ये भगवान ने ही हमको ऐसे गरीब बना के भेजा है, और वो अपनी मेहनत पर कम विश्वास रखते हैं, जबकि किस्मत पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सोचते हैं कि यही हमारी किस्मत है, इसलिए हम गरीब हैं। और यही विचार जो है, यही उनकी धारणा जो विचार है, उनके बच्चों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसे वंचन का चक्र कहा जाता है, जिसे वंचन का चक्र या साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन कहा जाता है। तो ये ऐसे चक्र चलता रहता है कि जब माँ बाप समझते हैं कि गरीबी हमको भगवान की देन है, और वैसे यही विचारधारा उनके बच्चों में भी चलती रहती है क्रम से। तो इसे ही गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लुईस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किया है? ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे मतलब हर एग्ज़ाम में, नेट में तो हमेशा ही इनसे क्वेश्चन इस पे बना है। कभी इन 6 आयामों को दे दिया जाता है कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, और कभी ये कि संप्रदायवाद के 6 आयाम किसने बनाए हैं। तो टी.के. वुमेन, एस.सी. दुबे, पी.एन. प्रभु या डी.पी. मुखर्जी। तो किसका है? हमारा आंसर है टी.के. वुमेन। ये संप्रदायवाद के 6 आयाम का उल्लेख टी.के. वुमेन ने किया था। अभी जून में हुआ था नेट का एग्ज़ाम 2023 में, तो उसमें भी इनके 6 आयामों का नाम दे दिया गया था और पूछ लिया गया था कि ये 6 आयाम किसने बताए हैं। तो उन 6 आयामों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से डायमेंशन इन्होंने बताए हैं। तो पहला ये बताते हैं आत्मसातकरणवादी। पहला बताते हैं आत्मसातकरणवादी। पहला आत्मसातकरणवादी बताते हैं। दूसरा बताते हैं कल्याण कार्यवादी। दूसरा आयाम बताते हैं कल्याण कार्यवादी बताते हैं। और तीसरा बताते हैं पश्चगमनवादी। पश्चगमनवादी बताते हैं तीसरा। और चौथा बताते हैं प्रतिक्रियावादी। चौथा प्रतिक्रियावादी बताते हैं। पांचवा पृथकतावादी बताते हैं। पृथकतावादी। पांचवा पृथकतावादी बताते हैं। और छठा बताते हैं विलग्नतावादी। विलग्नतावादी बताते हैं। तो ये ऐसे दिया गया था नेट के एग्ज़ाम में कि ये 6 आयाम किसने बताए हैं। कम्युनलिज्म के जो 6 आयाम है किसने बताए हैं, तो टी.के. वुमेन ने बताए हैं। और टी.के. वुमेन के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 23 अक्टूबर को
1937 में केरल में हुआ था। 1937 केरल में हुआ था इनका जन्म। और ये वाई.बी. दामले एक थे, तो उनके निर्देशन में इनकी पुस्तक थी करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज, तो उस पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। टी.के. वुमेन ने वाई.बी. दामले के निर्देशन में करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज पर भी क्वेश्चन बना है और पूछ भी सकता है कि इन्होंने पीएचडी की उपाधि किस शीर्षक से किया था या किस नाम से किया था। तो करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज पर किया था इन्होंने। और ये कहाँ, किस विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो पूना विश्वविद्यालय से। और 1976 से लेकर 2002 तक ये प्रोफेसर के पद पर रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जेएनयू में ये 1976 से 2002 तक प्रोफेसर के पद पर रहे थे। और इन्होंने गुजरात में 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद, इन्होंने 2002 में जो गुजरात में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया था। टी.के. वुमेन ने 2002 में गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो उसके बाद इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य बढ़ाने का कार्य किया था। और इन्हें 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था टी.के. वुमेन जी को। तो इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज पे तो क्वेश्चन बना है, लेकिन और पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटेस्टेंट एंड चेंज, एक इनकी पुस्तक है प्रोटेस्टेंट एंड चेंज, और एक पुस्तक है डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ये भी टी.के. वुमेन की पुस्तक है। और एक पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिटिक्स, और एक पुस्तक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया, और एक क्वेश्चन है क्राइसिस एंड कनेक्शन इन इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, तो हम लोग इसको जान लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत जो 150 नंबर का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन समाजशास्त्र से आता है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है अभी आई है वैकेंसी, आने वाली है 5 जुलाई से फॉर्म भरा जाने लगेगा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसमें भी ये क्वेश्चन हेल्प कर सकते हैं हम, क्योंकि समाजशास्त्र से 200 क्वेश्चन आने रहते हैं, तो उन 200 क्वेश्चन में घूम फिर के यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उस एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराध के विभिन्न सहचर्य सिद्धांत, डिफरेंशियल एसोसिएशन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? अपराध के विभिन्न सहचर्य, या इसे विभेदक सहचर्य भी कहते हैं, या डिफरेंशियल एसोसिएशन का सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो क्लोवार्ड, मोहेलिन, कोहेन, सदरलैंड या हार्वर्ड बेकर। तो हमारा आंसर है सदरलैंड। इन्होंने अपराध के डिफरेंशियल एसोसिएशन सिद्धांत का निरूपण किया था। तो अपराध से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं, तो उस सिद्धांत के अंतर्गत हम उन सिद्धांतों को जान लेते हैं कि अपराध से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत, तो उस अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत में एक आता है, पहला आता है शास्त्रीय सिद्धांत आता है, जिसे क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है या क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। तो ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बना है कि क्लासिकल थ्योरी के समर्थक कौन है या इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है।
तो इसके क्लासिकल थ्योरी के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बेंथम, बेकरिया, फ्योरबैक। इन्होंने एक है बेंथम और एक है बेकरिया और एक है फ्योरबैक। तो इन्होंने सर्वप्रथम इटली के अपराध शास्त्री इन्होंने ही सर्वप्रथम इस सिद्धांत को दिया था। इन तीनों लोगों में से किसी का भी अगर नाम आ जाता है तो और पूछ लेता है क्वेश्चन कि इनमें से शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन से हैं, तो अगर बेंथम का नाम रहेगा तो वो भी हैं, बेकरिया का नाम रहेगा वो भी हैं, और फ्योरबैक रहेगा तो वो भी हैं। और अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम कौन से समाजशास्त्री थे या कौन से इटली के समाजशास्त्री थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो सर्वप्रथम फ्योरबैक ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, क्लासिकल सिद्धांत को। लेकिन बेंथम और बेकरिया ये लोग भी जुड़े हैं। और अगला सिद्धांत है अपराध के कारण संबंधी अगला सिद्धांत भौगोलिक सिद्धांत, जिसे जियोग्राफिकल थ्योरी कहा जाता है, भौगोलिक सिद्धांत। तो भौगोलिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं भौगोलिक सिद्धांत से? तो इसमें क्वाइटलेट आते हैं, ग्वेरी आते हैं, क्वाइटलेट आते हैं, ग्वेरी आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आते हैं, डेक्स्टर आते हैं, लैकेसन आते हैं, कोहेन आते हैं और क्रोपोटकिन आते हैं। तो ये सब जो है क्वाइटलेट, ग्वेरी, मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर, लैकेसन, कोहेन और क्रोपोटकिन, तो ये विद्वान जो हैं ये भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो अगर इन लोगों का नाम आ जाता है तो ये सब भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित हैं। और ये प्रिंस पीटर क्रोपोटिकन जो हैं, इनका पूरा नाम है प्रिंस पीटर क्रोपोटिकन। तो प्रिंस पीटर क्रोपोटिकन जो है ये नर हत्या की संख्या के आधार पर अपना ये भौगोलिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने नर हत्या, होमोसाइड जिसे कहा जाता है, इन्होंने नर हत्या या होमोसाइड की मतलब नर हत्या कितनी संख्या है, कितनी संख्या नर हत्या की है, या होमोसाइड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके आधार पर इन्होंने ये भौगोलिक सिद्धांत अपना दिया था। और जो ये मॉन्टेस्क्यू हैं, इनसे क्वेश्चन बना है कि ब्लैंकेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है, ब्लैंकेट थ्योरी का। तो मॉन्टेस्क्यू भी भौगोलिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो ब्लैंकेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। और जो फ्रांस के क्वाइटलेट एवं ग्योरी हैं, ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, ये भी भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित है, क्वाइटलेट एवं ग्योरी। तो इन्होंने ताप संबंधी सिद्धांत, जिसे थर्मिक लॉ कहा जाता है, थर्मिक लॉ क्राइम, अगर पूछ ले कि ताप संबंधी सिद्धांत या थर्मिक लॉ क्राइम सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो क्वाइटलेट एवं ग्योरी से संबंधित है। और जो ये लैकेसन है, इनसे भी क्वेश्चन बना है कि ये लैकेसन ये भी भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित है। तो लैकेसन ने अपराध संबंधी कैलेंडर बनाया था। इन्होंने अपराध से संबंधित एक कैलेंडर बनाया था कि किस महीने में कितने अपराध हुए, तो उस आधार पर इन्होंने अपना भौगोलिक सिद्धांत दिया था। अपराध का भौगोलिक सिद्धांत इन्होंने कैलेंडर के आधार पर दिया था। तो हमारा अगला सिद्धांत है जो अपराध के कारण संबंधी, हमने दो सिद्धांत देखे, एक शास्त्रीय सिद्धांत, एक भौगोलिक सिद्धांत। तो शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक थे बेंथम, बेकरिया, फ्योरबैक, और भौगोलिक सिद्धांत के समर्थक थे क्वाइटलेट, मॉन्टेस्क्यू, ग्वेरी, ये सब थे, लैकेसन, ये सब थे। तो अगला सिद्धांत हमारा प्रारूपवादी संप्रदाय आता है। अगला जो सिद्धांत है वो प्रारूपवादी है। तो इससे संबंधित कौन है, इसे प्रारूपवादी संप्रदाय कहा जाता है। इसे इटैलियन संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे इटैलियन संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसे टाइपोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है। इसे टाइपोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है, इसे प्रारूपवादी संप्रदाय कहा जाता है, इसे इटैलियन संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसके समर्थक जो हैं वो लोम्ब्रोसो हैं, गैरोफैलो हैं और एनरिको फेरी हैं। तो ये सब प्रारूपवादी संप्रदाय से संबंधित है। और प्रारूपवादी संप्रदाय के लोगों का मानना है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं
कि अपराधी जन्मजात होते हैं। जो क्वेश्चन अपराध पे बनता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, तो वो किसने कहा है ऐसा, तो वो लोम्ब्रोसो कहते हैं। और लोम्ब्रोसो जो हैं इनको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन बना है कि अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लोम्ब्रोसो को कहा जाता है। और अब हमारा अगला सिद्धांत आता है अपराध के कारण संबंधी अगला सिद्धांत जो है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन में समाजवादी सिद्धांत भी दे दिया जाता है और समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी रहता है, और पूछ लिया जाता है कि जो सदरलैंड है वो किस सिद्धांत से संबंधित हैं। सदरलैंड जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत देख के कन्फ्यूजन वहाँ पर हो जाता है। तो ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित सदरलैंड है। सदरलैंड जो यहाँ क्वेश्चन बना है यहाँ पे कि अपराध के विभिन्न विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसका है, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत, तो ये सदरलैंड का है। और ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अपराध का विभेदक साहचर्य का सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसे थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन कहा जाता है। डिफरेंशियल एसोसिएशन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और इसमें ये क्या कहते हैं सदरलैंड कि जैसा लोम्ब्रोसो कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये सदरलैंड क्या कहते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। कि मतलब जो बच्चा होता है या व्यक्ति होता है वह समाज के संपर्क में ही आकर जो अपराध करता है तो वह व्यक्ति के संगति से ही अपराध करता है। और कहते हैं कि अपराध को ये सदरलैंड अपराध को ये संगति या सीख का परिणाम मानते हैं। सदरलैंड जो है वो अपराध को संगति या सीख का परिणाम मानते हैं और कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के संपर्क उसके अच्छे और बुरे होने का कारण है। सदरलैंड कहते हैं कि व्यक्ति का जैसा जिसके साथ संपर्क होता है, अच्छा संपर्क होता है या बुरा संपर्क होता है, वही उसके आचरण को निर्धारित करता है। उसी के अनुसार जो है व्यक्ति अपना आचरण बना लेता है और इसे संस्कृति संचरण का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी, जिसे कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी भी कहा जाता है, संस्कृति संचरण का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है, सदरलैंड के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत को। और इनके सदरलैंड के विभेदक साहचर्य सिद्धांत को उप संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है, सब कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है इनके इस सिद्धांत को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे तो ये कंप्लीट होते हैं। फिर अगले वीडियो में हम किसी और प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे।